नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग संगम युगीन प्रशासन के बारे में बात करेंगे और उन महत्वपूर्ण फैक्ट पर, उन महत्वपूर्ण तथ्य पर परिचर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक-एक फैक्ट को कलेक्ट करते हुए और उसके कार्य कारण सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज संगम काल में हम लोगों ने पिछली जो 2 क्लासेस हुई हैं, उसमें संगम साहित्य के बारे में हम लोगों ने बात की और उसके बाद आपने देखा कि हम लोग संगमकालीन जो प्रमुख राजवंश थे, उन राजवंश से रिलेटेड उन राजाओं के बारे में हम लोगों ने बात की और आज हम लोग संगमयुगीन प्रशासन पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग संगमयुगीन प्रशासन पर बात करते हैं और सबसे पहले तो अपने सभी विद्यार्थियों को शशांक आईएएस वेलकम करता है और धन्यवाद ज्ञापित करता है। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, वह गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ते हैं। संगम युगीन प्रशासन, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं जिनको आपको याद करना है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनको आपको याद करना होता है। तो ऐसे टॉपिक पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ उनको याद करना और उन टॉपिकों में से एक यह भी टॉपिक माना जाता है। तो संगम युगीन राज्य कुल संघ प्रतीत होते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे संघात्मक राज्य थे और कुल के लोग जो थे, विशेष करके आप देखेंगे वंशानुगत वंशानुगत राजतंत्र था और इस प्रकार के राज्य उत्तरी भारत में भी मिले जिन्हें कौटिल्य ने कुल संघ कहा। इस युग में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था, जैसे कि ऊपर की लाइनों में हमने आपको बताया। वंशानुगत राजतंत्र का मतलब कि राजा का बेटा राजा होगा। राजा बहुत सी उपाधियां धारण करता था, जैसे आप देखेंगे कि को, मन्नम, वेंदन, कार्वेन, इरैयन, अधिराज। जब आप उत्तर भारत पढ़ रहे थे तो उत्तर भारत में राजाधिराज, महाराजाधिराज, पराक्रमांक, ठीक है, इसके साथ साथ जो है विक्रमादित्य, तमाम उपाधियों से सुशोभित कई राजाओं के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। तो ठीक दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में जो शासक हुए संगम काल में, उन्होंने को, मन्नम, वेंदन, कार्वेन, इरैयन, अधिराज, इसके अलावा और भी कई सारी उपाधियों को उन्होंने धारण किया। को उपाधि देवताओं एवं राजा दोनों के लिए प्रयुक्त की जाती थी। तो यहाँ पर जो को उपाधि धारण करते थे, यह देवताओं के लिए भी प्रयुक्त की जाती थी और राजा के लिए भी प्रयुक्त होती थी। देखिए, क्लास थोड़ा सा संक्षिप्त होगा, लेकिन चूंकि क्लास जो लगातार इधर चल रही है उनमें बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं, तो उसके पीछे रणनीति है कि कम से कम आप जब रिवाइज करोगे तो उन फैक्ट को आप याद करोगे। और दक्षिण भारत की शुरुआत हो चुकी है, संगम काल आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप देखेंगे फिर अर्ली मेडुअल हिस्ट्री की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और वहां पर कई सारे महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स को आप पहले याद कर लीजिए ताकि बेहतर हो। इसके बाद जल्दी आपकी टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाली है और अभी तो सैटरडे को टेस्ट चल ही रहा है आपका, जो कि एक नियमित टेस्ट होता है। उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री पर लगातार टेस्ट होंगे और फिर कुछ दिनों का ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद मेडुअल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से जो है नई क्लास को शुरू करेंगे। कहा जाता है कि और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनमें राजा का जन्म दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता था। संगम कालीन प्रशासन में अगर राजा की स्थिति की बात की जाए तो प्रतिवर्ष उनका जन्म दिवस मनाया जाता था। और आप कहोगे कि फिर इसमें कौन सी नई बात है, प्रतिवर्ष तो जन्म दिवस मनाया ही जाता है। और इस दिन को पेरुनल यानी कि महान दिवस कहा जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा का जन्म दिवस जो मनाया जाता था, जिस दिन राजा का जन्म दिवस होता था, उस दिन को महान दिवस यानी कि पेरुनल के रूप में जाना जाता है। परीक्षा में यहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं कि पेरुनल क्या है, तो आप इस चीज को ध्यान देंगे कि राजा का जन्म दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाना, उस दिन को पेरुनल के नाम से जाना जाता है। राजा के बाद युवराज का स्थान था। तमिल ग्रंथों में युवराज को कोमहन तथा अन्य पुत्रों को इलेंगो कहा गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो युवराज होता था, युवराज को क्या कहते थे भाई? युवराज को कोमहन कहते थे। क्या कहते थे? कोमहन कहते थे। और अन्य पुत्रों को क्या कहा जाता था? इलेगो कहा जाता था। यह यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि जब ऑप्शन आता था तो उस ऑप्शन में आएगा पहला पॉइंट कि संगम काल के दौरान जो राजवंश थे उनमें से ज्येष्ठ पुत्र यानी कि युवराज को कोमहन कहा जाता था। अगला ऑप्शन रहेगा कि ज्येष्ठ पुत्र के अलावा अन्य पुत्रों को इलेगो कहा जाता है। तीसरा चौथा ऑप्शन कुछ और रहेगा, फिर उसमें से आएगा कि ए बी सही है, बी सी सही है, ए बी सही है,
या इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इसको आपको एकदम एग्जैक्ट याद कर लेना है, एज इट इज याद कर लेना है कि राजा का जन्म दिवस पेरुनल के नाम से जाना जाता है। राजा के बाद युवराज का स्थान होता था। तमिल ग्रंथों में युवराज को कोमहन तथा अन्य पुत्रों को इलैगो के रूप में जाना जाता है। पुरुनानूर नामक ग्रंथ में चक्रवर्ती राजा की चर्चा की गई है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चक्रवर्ती राजा की चर्चा दक्षिण भारत में की गई है कि नहीं, तो चक्रवर्ती राजा जैसे शब्दों का उल्लेख पुरुनानूर नामक ग्रंथ में मिलता है। राजा प्रतिदिन अपनी सभा में प्रजा के कष्टों को सुनता था और न्याय कार्य संपन्न करता था। तो जो अब मतलब यहाँ पर राजा प्रतिदिन जो अपनी सभा कराता था प्रजा के कष्टों को सुनने के लिए, उनमें आप देखेंगे कि उस सभा को नालेयु के रूप में जाना जाता था। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा मनरम होती थी। ये भी कई बार पूछा गया है कि मनरम क्या है, तो मनरम जो है वह राजा की सभा होती थी, उसे मनरम कहते हैं। पेरुनल, कोमहन, इलैगो, ठीक है, मनरम, इन सब शब्दों को आपको बहुत गंभीरता पूर्वक जानना चाहिए और जानना जरूरी है। सभा के लिए मनरम के साथ पोडियाल शब्द का भी उल्लेख मिलता है। इसका भी परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है, पोडियाल। तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे कि सभा के लिए जहां पर मनरम शब्द का उल्लेख है वहां पर पोडियाल शब्द का भी उल्लेख मिलता है। यहां पर से 3-4 पॉइंट्स आपके दिमाग में यहां पर बन रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं। देखिए, आपको अलग से नोट्स बना लेना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लगातार गलत करते हैं। पेरुनल, ठीक है, मैं दोबारा से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप यहां पर फोकस कर पाए कि हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मनरम और पोडियाल। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं कि सब क्या है, और इन शब्दों को जब तक गंभीरता से याद नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चंस बना पाना बड़ा मुश्किल होगा। अभी हाल ही फिलहाल की परीक्षाएं हुई, बहुत सारे लोग तरह तरह के दुख व्यक्त कर रहे हैं कि क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बना, वहां से नहीं बना, ऐसा कर लेना चाहिए था, वैसा कर लेना चाहिए था। मेरा मानना है कि जिस दिन आप एग्जाम देते हो ना, और एग्जाम देकर के आप जब घर पर आते हो और आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अगर उन सारी चीज़ों को आप 6 से 7 महीने लगातार मेहनत कर लें, उसको फॉलो कर लें, क्योंकि सबसे अच्छी परख आपको ही होती है। जब आप परीक्षा दे करके आते हैं तो आपको लगता है कि इस सेगमेंट से क्वेश्चंस बन रहा है और यहाँ पर मैं कमजोर हूँ, यहाँ पर मैं मजबूत हूँ। तो जहां पर आप कमजोर हैं उसको मजबूत करिए, जहां पर मजबूत है उसको और मजबूत करिए। तो ऐसे में ये सारे पॉइंट्स होते हैं। लेकिन नहीं, क्वेश्चंस पेपर खराब गया, पेपर क्या खराब होता है, तैयारी नहीं है तो पेपर खराब तो होना ही होना है। आपके ही बीच से वे सारे विद्यार्थी पास होंगे जिनकी मेरिट बहुत अच्छी जाएगी। तो दूसरे को दोष देना छोड़ दीजिए, खुद मेहनत करिए, खुद मेहनत करिए। और जितने लोग इस तरह की तोतेपन वाली बात करते हैं ना कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं सीधी सी बात कहता हूं कि उनकी तैयारी है ही नहीं, उन्होंने कभी पढ़ाई की ही नहीं। जो मेहनत करने वाला विद्यार्थी है वो कभी नहीं कहेगा पेपर खराब। पेपर खराब उसी का होता है इसको कुछ नहीं आता है, सीधी सी बात, चाहे मैं चाहे आप, पेपर उसी का खराब होता है इसको कुछ भी नहीं आता। हालांकि कुछ भी नहीं का मतलब मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी नहीं, लेकिन मान के चलिए कुछ भी नहीं आता, उसी का पेपर खराब होता है। पढ़ने वाले विद्यार्थी का पेपर कभी खराब नहीं होता, जिसने मेहनत किया उसने पेपर बनाया। बाकी वो चीजें आपको लगातार करनी पड़ेगी, तो इसको याद करना सीखो। पेरुनल, कोमहन, मनम्बर, मनर्म, पोडियाल, ये सब आपको ध्यान देना होगा। मनर्म का शाब्दिक अर्थ है नगर, जबकि पोडियाल का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक स्थल। तो थोड़ा सा बस डिफरेंस है, इसको भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था, यानी कि राजा निरंकुश ना हो, ठीक है। तो राजा निरंकुश ना हो, उसकी शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण होता था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता था। और ये 5 महासभा आपको यहां पर दिए गए हैं। इनमें आप देखेंगे मंत्री, जिसे अमैचार कहा जाता है, पुरोहित, पुरोहिता पुरोहितार कहा जाता है, सेनापति, सेनापतियार, दूत या राजदूत, दूतार, गुप्तचर यानी कि अर्रार। तो यहाँ पर भी आपको इस बॉक्स में भी दिया गया है और यहाँ पर भी पॉइंट आउट किया गया है। तो यहाँ पर 5 परिषदें थी, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, दूत और गुप्तचर, जिसमें अमैचार, पुरोहितार ये मंत्री परिषद हो जाएगा और इसमें ये मंत्री हो जाएंगे। तो ये 5 परिषदें थी जो राजा पर नियंत्रण स्थापित करती थी कि राजा निरंकुश ना हो। तो इसलिए आप सभी को भी यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है कि राजा निरंकुश ना हो, उसके लिए 5 महासभाओं का, इन 5 महासभाओं को आपको अच्छे से याद कर लेना है भाई। इस बात को आपको गंभीरता से समझना है। कितने विद्यार्थी याद कर लेंगे मुझे जल्द से बताएं। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इतने पॉइंट्स को जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं आप याद करके मुझे सुना देंगे।
मुझे सुनाने का मतलब कि जैसे ही आपका टेस्ट होगा तो वहां पर उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे लग रहा है कि उनकी मेहनत लगातार चल रही है और निश्चित रूप से वह अच्छा करेंगे, अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आइए आगे की बात। नगर प्रशासन की बात करें तो नगर प्रशासन में आप देखेंगे प्रशासनिक इकाई, इसमें राज्य, प्रांत, शहर, बड़े गांव, छोटे गांव, पुराने गांव, स्थानीय सभा। यहां पर आप देखिए स्थानीय सभा, इससे बड़ा पुराने गांव, उससे बड़े छोटे गांव, उससे बड़े बड़े गांव, उससे बड़े शहर, उससे बड़े प्रांत, उससे बड़े राज्य। यानी कि कई स्थानीय सभाएं जो पुरानी मिलती थी वो पुराने गांव का निर्माण करती थी। पुराने गांव जो छोटे छोटे होते थे वो मिलकर के एक छोटे से गांव, फिर कई छोटे गांव बड़े गांव, फिर कई बड़े गांव शहर, कई शहर प्रांत, कई प्रांत राज्य। हालांकि यहाँ नीचे का जो कॉन्सेप्ट है उतना क्लियर नहीं जाएगा कि स्थानीय सभा पुराने गांव को, लेकिन ये प्रक्रिया है। तो यहां पर आप देखेंगे विशेष करके राज्य, प्रांत, शहर और गांव, यही ध्यान देना होता है। कई गांव मिलकर शहर बनेंगे, कई शहर मिलकर के प्रांत बनेंगे, कई प्रांत मिलकर के राज्य बनेंगे। लेकिन लेकिन इसके साइड में जो शब्द दिए हुए हैं ना मुन्ना, इसको याद करना है। यानी कि राज्य को क्या कहा जाता था? मंडलम। मंडलम, मंडलम। प्रांत को क्या कहा जाता था? नाडु, नाडु। शहर को क्या कहा जाता था? उर। बड़े गांव को क्या कहा जाता था? पेरूर। छोटे गांव को क्या कहा जाता था? शिरूर। पुराने गांव को क्या कहा जाता था? मुदूर। स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था? मनरम। और मनरम को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। मंडलम भी पूछा गया। तो एक बार मेरे साथ आप सभी लोग लिखिए, जो लोग मैसेज टाइप कर रहे हैं उनसे भी मैं ही कहूंगा कि इसको भी मैसेज करिए। राज्य को क्या कहा जाता था? मंडलम, मंडलम, मंडलम। 3 से 4 बार बोलिए। अगर घर पर मेरी क्लास को आप कर रहे हैं, चाहे जो भी छात्र हो उसको जरूर बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो मेरे साथ नहीं अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, याद नहीं होगा। मंडलम, मंडलम, मंडलम। राज्य को क्या कहा जाता था? मंडलम। अभी वर्तमान समय में मंडल बोल दिया जाए तो मंडल किसको कहा जाता था भाई? कमिश्नरी जो होती है। तो लेकिन अब उस टाइम राज्य को मंडलम कहा जाता था। प्रांत को क्या, राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब उस शासक का जो राज्य क्षेत्र होता था उसको राज्य कहते हैं। प्रांत को क्या बोलते थे? नाडु, नाडु, नाडु। प्रांत को क्या बोलते थे बताइए, लिख करके बताइए मुझे। प्रांत को क्या बोलते थे? नाडु। शहर को क्या बोलते थे? उर, उर, उर। शहर को। बड़े गांव को पेरूर, पेरूर, पेरूर। छोटे गांव को शिरूर, शिरूर, शिरूर। पुराने गांव को मुदूर। और स्थानीय सभा को मनरम बोला जाता था। यानी कि मंडलम, नाड, उर, पेरूर, शिरूर, मुदूर, मनरम। एक बार याद कर लेना तुम लोग। बाकी ये तो याद है ना कि राज्य, प्रांत, शहर, ये सब। तो आपको यहां पर ये जो पॉइंट्स है भाई, इसको तो पूछा जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और जो विद्यार्थी याद करके सुना देगा भाई, मैं मान लूंगा। तो एक बार, मनरम, मुदूर, शिरूर, पेरूर, उर, नाडु, मंगलम। तो इन सब को आपको विस्तृत विस्तार से याद करना है। क्लास आज थोड़ी संक्षिप्त में रहेगी क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं साउथ इंडिया में, इसलिए मैं बहुत विस्तार से क्लास को इसलिए नहीं ले रहा हूं कि यहां पर कई सारी चीजें हौच पौच हो जाएंगी, तो जिससे आपको उन बातों को मैं नहीं याद करा पाऊंगा। क्लास लंबी लेने से ठीक है कि जैसे उत्तर भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लंबी क्लास लेते हैं क्योंकि बहुत सारी कहानियां जुड़ी रहती हैं, बट दक्षिण भारत में ना तो उतनी कहानियां हैं और दूसरे शब्द बहुत थोड़े से कठिन हो जाते हैं तुलनात्मक रूप से। तो यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक जिसको कम समय में और बेहतर चीजों से प्रस्तुति आपके बीच में रहे। तो राज्य को मंडलम, प्रांत को नाडु, शहर को उर, बड़े गांव पेरूर, छोटे गांव शिरूर, पुराने गांव मुदूर, स्थानीय सभा मनरम। यह जो है संगम कालीन प्रशासनिक इकाई के रूप में जानी गई। इसके अलावा नगर प्रशासन की अब हम लोग बात करें। देखिए यहां पर उन्हीं बातों को जिनको हम लोग यहां पर चार्ट में देखे हैं, लगभग उन्हीं बातों को यहां पर दिखाया गया है। संपूर्ण राज्य को मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडलम। संपूर्ण राज्य को, मतलब कि यहां पर आप तुलनात्मक रूप से देखते हुए चलिएगा। राज्य मंडलम, जैसे चोल मंडलम, चेर मंडलम, पांडे मंडलम। मंडलम के बाद नाडु, और नाडु के बाद उर होता था। यानी कि नाडु और उसके बाद उर होता था। आप यहां पर देख लें, मंडलम, फिर उसके बाद उससे छोटा नाडु, नाडु से छोटा उर। ये तो आपको याद रखना है।
बाकी आप इसके बाद देखेंगे गांव शुरू हो जा रहे हैं, तो गांव में आप देखेंगे पेरूर, शिरूर, मुदूर, ये तीनों शब्द गांव के लिए प्रयुक्त हुए हैं और स्थानीय सभा को मनरम कहते थे। ठीक है, यहां देखिए उर नगर होता था जिसमें एक बड़ा ग्राम पेरूर, एक छोटा ग्राम शिरूर अथवा एक प्राचीन ग्राम मुदूर आदि का विभिन्न रूपों में वर्णन मिलता है। पत्तिनम शब्द का प्रयोग आया है। पत्तिनम यानी कि पत्तन, जो तटीय नगर का नाम था, और पुहार बंदरगाह क्षेत्र था। चेर किसी नगर का उपनगर या गांव का नाम होता था, चेरी, ये भी पूछा जाता है। जबकि पड़ोसी क्षेत्र को पक्कम कहा जाता है। यह प्रश्न परीक्षा में आया है कि पड़ोसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। पड़ोसी राज्य को, पड़ोसी क्षेत्र को पक्कम, पक्कम। सब शब्दों को याद कर लीजिएगा, आज नहीं तो कल याद करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। चाहे मेरे साथ याद करिए, चाहे बाद में याद करिए। तो पड़ोसी क्षेत्र को क्या कहते थे, पक्कम कहते थे। अच्छा, और भी, सलाई मुख्य मार्ग था और तेरू किसी नगर की एक गली होती थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, सलाई मुख्य मार्ग था, यहां पर ये ध्यान देना है। राजस्व प्रशासन की अगर हम लोग बात करें तो राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत भूमि कर था। दक्षिण भारत में संगम काल के दौरान अगर देखा जाए तो राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था। राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत भूमि कर। क्या था, भूमि कर सबसे प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसे कुडमई या इरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुडमई या इरे। भूमि की माप की इकाइयां मां तथा बेली होती थी। ये भी, यह प्रश्न पूछा गया कई बार। एक बार कमीशन ने पूछा तो कई लोग मां को मां समझ लिए, मतलब इस मां को इस मां समझ, इस मां से तुलना कर ली, और वहीं पर गलत हो गया क्वेश्चन। तो भूमि की माप की इकाई होती थी मां, और क्या होता था, ये मां है और बेली। तो बेली और मां ये भूमि की माप की इकाई होती थी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और याद कर लेना है। मां का मतलब मां नहीं, यहां पर मां का मतलब भूमि की माप की इकाई। अच्छा, पथ कर यानी कि जिस रास्ते से आप चलते हैं उस पर भी टैक्स लगता था। तो पथ कर और सीमा शुल्क को उल्गु या शुगम शुंगम कहा जाता था। तो उल्गु या शुंगम कहा जाता था पथ कर और सीमा शुल्क को। यह भी परीक्षा में टर्मिनोलॉजी को पूछा गया है। सामान्यता राजा को दिया जाने वाला शुल्क कुडमई या पादु बाड़ू के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा इन सब शब्दों को याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि राजा को जो दिया जाने वाला शुल्क होता था उसे कुडमई या पादु बाड़ू के नाम से जानते हैं। अच्छा, बलपूर्वक प्राप्त किए जाने वाले उपहार को क्या कहते हैं, इरादू। यानी कि जब आप किसी से बोलो कि कल गिफ्ट लेकर के आना है और नहीं लाओगे तो छोटा कर देंगे, यानी कि दबाव बना करके अगर आप किसी से उपहार लेते हैं तो उसको इरादू कहते हैं। इसको घूस भी कह सकते हैं। दबाव बना करके जब आपको जबरदस्ती किसी से उपहार लेते हैं तो थोड़ा सा आप समझ जाइए कि क्या करने जा रहे हैं। तो इरादू का तात्पर्य है कि बलपूर्वक प्राप्त किए जाने वाले उपहार। तो कई बार इन सब चीजों से पूछा जाता है। देखिए, इसके लिए आप अलग से एक सुंदर सा पेज लीजिए और 10, 15, 20 शब्द टोटल होंगे, उनको लिखिए और 2-3 दिन तक लगातार उसको पढ़िए। जब 3 से 4 दिन आप लगातार उसको पढ़ लेंगे तो सारे शब्द आपके अपने हो जाएंगे और उसके भाव भी आपको याद हो जाएंगे। अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको याद करना होता है, तो ऐसे में इस टॉपिक है और इसको आपको याद करना होगा। तो आप यहां पर देखेंगे। इसके अलावा कर अदा करने वाला क्षेत्र बरियमवारी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो क्षेत्र कर देता है उस क्षेत्र को बरियम वारी के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र से कर वसूलने वाला अधिकारी बरियार कहलाता है। वरियार। तो यह भी ध्यान देना है कि जो बरियमवारी नामक क्षेत्र होता है उस क्षेत्र से कर वसूल करने वाले अधिकारी को बरियार कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भू राजस्व कृषि उत्पादन का कितना भाग होता था। तो छठा भाग जो है आप देखेंगे भू राजस्व का लिया जाता था। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने कुंभकोणम में चोलों के कोषागार का भी वर्णन किया है। तो यहां पर आप इन सभी बिंदुओं को देखे हैं। इसके अलावा कुछ शब्दावली यहां पर दी गई है। कराई, जिसको आप देखिए, कराई भू राजस्व यानी उपज का 1/6 भाग राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था, इसे कराई कहते हैं। यानी कि भू राजस्व या लगान, इसे कराई बोला जाता था, जो उपज का 1/6 भाग होता है। इराई किसे कहते हैं, सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर
युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का जो हिस्सा होता है उसे इराई कहते हैं। उल्गू या सुंगम सीमा शुल्क अभी आप पढ़े हैं, वह राहदारी राय की आय का दूसरा सर्व प्रमुख स्रोत। कड़मई या पांडुवडु राजा को दिया जाने वाला शुल्क। इराऊ जबरन लिया जाने वाला उपहार। वरियम क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। वरियर वरियम वसूलने वाला अधिकारी होता था। इससे पहले हमने इस पॉइंट को आपसे पॉइंट आउट किया है। माववेली क्या होती है? भूमि माप की इकाई होती है। कई बार ये प्रश्न में पूछा गया है, माववेली। ठीक है, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, मेरा मन कर रहा है कि ये परीक्षा में पूछा जाएगा जल्दी। कलम अनाज के तौल की इकाई। तो यहां पर इन सब सारी चीजों को आप देखे हैं। अब न्याय प्रशासन की बात कर लेते हैं। न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण क्या है जिसको आपको पॉइंट आउट करना है? संगम युग में राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। भाई संगम युग ही नहीं, किसी भी युग में राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता है, इसको ध्यान रखिए। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनरम। दंड विधान अत्यंत कठोर था। क्या था? दंड विधान अत्यंत कठोर था और चोरों के हाथ तथा झूठी गवाही देने वालों की जीवा यानी कि जीभ काट ली जाती थी। तो इन सब पॉइंट्स को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो यहां तक देखें आप। अब चलिए सैन्य प्रशासन की बात करते हैं। सैन्य प्रशासन की बात करें तो संगम युग में चतुरंगड़ी सेना, देखिए जब कभी भी चतुरंगड़ी सेना की बात हो तो उसमें से सेनाओं के चार भाग हो जाते हैं। पैदल सैनिक, हस्ती पर सवार सैनिक, अश्व पर सवार सैनिक और रथ पर सवार सैनिक। इन्हीं को चतुरंगड़ी सेना कहा जाता है। तो चतुरंगड़ी सेना होती थी यानी पैदल, हस्ती, अश्व एवं रथ। लेकिन रथ में घोड़े की जगह बैल जोते जाते थे यानी बांधे जाते थे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत में आप देखेंगे तो रथ में घोड़ों को बांधा जाता था। लेकिन संगम काल के दौरान अगर हम बात करें तो वहां पर रथ में घोड़े की जगह पर बैल को बांधा जाता है और उससे जो रथ चलाया जाता था। तो यहां पर यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएगा और आपको लगेगा कि घोड़े बांधे जाते होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा बैल बांधे जाते थे। अच्छा, संगम काल के दौरान नौसेना का भी उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये लोग नौसेना से भी परिचित थे। सेनापति की उपाधि क्या होती थी? एनआरडी। तो सेनापति को एनआरडी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एनआरडी मतलब उपाधि, टाइटल। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे भी आपको ध्यान देना है। सेनापति को क्या कहा जाता था? एनआरडी। युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त सैनिकों के सम्मान में एक स्तंभ बनाया जाता था जिसमें उनके नाम एवं उनकी उपलब्धियां लिखी जाती थी। तो ये भी कई बार प्रश्न बनना है कि संगम काल या फिर जिस समय संगम साहित्य की हम बात कर रहे हैं उस समय, या पूछा था इतिहास के इस शासन काल के दौरान, इस समय काल के दौरान कहाँ के राजवंशों के द्वारा सैनिकों के सम्मान में उनकी मृत्यु के उपरांत वीरगति प्राप्त करने के उपरांत एक स्तंभ बनाया जाता था। तो दक्षिण भारत संगम काल के दौरान। और इन स्तंभों को क्या कहा जाता था? तो इन स्तंभों को वीरगल या बिरक्कल कहा जाता था। वीरगल या बिरक्कल कहा जाता था। तो यहां पर ये सारी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप देखे हैं। और इसके अलावा सैनिक मामलों के अनेक दिलचस्प सूचनाएं कल्लीवल्ली नामक ग्रंथ में मिलती हैं। इसको भी ध्यान लीजिए, तो याद ही हो गया होगा कल्लीवल्ली। कल्लीवल्ली कल्लीवल्ली जो धर्म ग्रंथ है, नामक ग्रंथ है, इसमें सैनिक मामलों की अनेक सूचनाएं का उल्लेख किया गया है। आगे एक पॉइंट और दिया है, मरवा। मरवा नामक जनजाति अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण सेना में विशेष स्थान पाती है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, मरवा नामक जनजाति पर भी कई बार प्रश्न आता है। एक जनजाति थी जो बहुत लड़ाकू जनजाति के रूप में जानी गई। तो यहाँ पर आप इन सभी प्रश्नों को देखें। और जो है क्लास थोड़ी संक्षिप्त जरूर है, लेकिन बहुत तथ्य इसमें है और इन तथ्यात्मक क्लास को आपको गंभीरता से लेना है। क्लास चाहे 10 मिनट का हो या फिर 15 मिनट का हो, निरंतरता बनी हुई है। और चूंकि यहाँ पर दक्षिण भारत में कई सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको आप खुद समझ रहे होंगे, एहसास कर रहे होंगे, छोटी क्लास आप इसको रिवाइज करिएगा और डेली याद करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब हम लोग एक जो है पूरे ओवरव्यू को एंशिएंट हिस्ट्री पर लेकर के चलेंगे, तुलनात्मक अध्ययन लेके चलेंगे, कुछ क्लासेस हमारी मैराथन क्लास होने वाली हैं, उनमें जो है फिर इन सब चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो संक्षिप्त समय में क्लास कंप्लीट हुई, फिर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके बीच में हमने रखा। आशा करते हैं हमारे विद्यार्थियों को आज की क्लास और महत्वपूर्ण तथ्यों से जानकारी मिली होगी और वो लाभान्वित हुए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।